इतिहास में कहानियां कैसे लिखी जाती हैं? कुछ तलवार की धार से तो कुछ दूरदृष्टि की स्याही से। पर आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो इन दोनों से लिखी गई। एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जिसे एक आंख वाले शासक ने अपनी हिम्मत और इंसाफ की बुनियाद पर खड़ा किया। जी हां, ये कहानी है शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की। जरा सोचिए, 18वीं सदी का पंजाब, वो धरती जो लहू से लाल हो चुकी थी। एक तरफ मुगल सल्तनत का सूरज डूब रहा था और उसकी राख पर विदेशी हमलावर अपनी तलवारें चमका रहे थे। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अराजकता और डर का अंधेरा था। ऐसे में उस अंधेरी रात में पंजाब को इंतजार था एक मसीहा का। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा था उस वक्त पंजाब में? देखिए, बात यह थी कि दिल्ली में बैठी मुगल सल्तनत अब बस नाम की रह गई थी, अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। और पंजाब, जो कभी इस सल्तनत का ताज हुआ करता था, अब बिल्कुल लावारिस था। और जब सत्ता का केंद्र खाली होना तो लालची हमलावरों को खुली दावत मिली जाती है। ये वो दौर था जब एक के बाद एक जख्म मिल रहे थे। 1716 में बंदा सिंह बहादुर की शहादत ने सिखों का नेतृत्व छीन लिया। फिर फारस से नादिर शाह आया, दिल्ली और पंजाब को लूट कर चला गया। और उसके बाद तो जैसे तबाही का सिलसिला ही शुरू हो गया। अफगानिस्तान का अहमद शाह अब्दाली एक बार दो बार नहीं बल्कि कई बार उसने पंजाब को रौंदा, लूटा। लोगों के दिलों में खौफ घर कर गया था। हर तरफ बस लूटपाट, मारकाट और बर्बादी ही बर्बादी। लेकिन कहते हैं ना, जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो बगावत पैदा होती है। और इसी तबाही और अंधेरे के बीच से पंजाब की मिट्टी से एक नई ताकत ने जन्म लिया। ये थीं सिख मिसलें। अच्छा, ये मिसल शब्द, इसका मतलब जानते हैं? ये बड़ा दिलचस्प है। ये अरबी जबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है बराबर या एक जैसा। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उस वक्त की एक पूरी की पूरी सोच थी, एक इनकलाब था। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां हर योद्धा बराबर, कोई छोटा बड़ा नहीं। नेता चुना जाता था, विरासत में नहीं मिलता था। सोचिए, उस अराजकता के दौर में ये लोकतंत्र का कितना बड़ा जवाब था। तो उस वक्त पंजाब में कुल मिलाकर ऐसी 12 मिसलें थीं। हर मिसल की अपनी पहचान, अपना इलाका, जैसे अहलुवालिया, रामगढ़िया, ताकतवर भंगी मिसल, और एक थी सुकुरचकिया मिसल जो हमारी कहानी का केंद्र है। ये सब अलग अलग थीं, लेकिन 1748 में एक बहुत बड़ी बात हुई। नवाब कपूर सिंह ने इन सभी को दल खालसा के एक झंडे के नीचे इकट्ठा किया। ये बिखरी हुई सिख शक्ति को जोड़ने की पहली और बहुत जरूरी कोशिश थी। और इन्हीं मिसलों में से वो सुकरचकिया मिसल थी ना। उसी मिसल के सरदार महासिंह के घर 1780 में एक लड़के का जन्म हुआ। एक ऐसा लड़का जिसे इतिहास हमेशा शेरे पंजाब के नाम से याद रखने वाला था। जी हां, रणजीत सिंह। उम्र क्या थी? सिर्फ 12 साल। अरे, ये तो वो उम्र होती है जब बच्चे खेलते कूदते हैं। और उस उम्र में 1792 में पिता के गुजर जाने के बाद उस बच्चे के कंधों पर एक पूरी मिसल की जिम्मेदारी आ गई। चारों तरफ दुश्मन, साजिशें, और बीच में एक 12 साल का सरदार। कैसा मंजर रहा होगा, सोचिए। और फिर वक्त बदला। साल आया 1799। अब रणजीत सिंह महज 19 साल के थे और इस उम्र में उन्होंने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े नहीं कर पाए। उन्होंने पंजाब के दिल लाहौर पर कब्जा कर लिया। ये सिर्फ एक शहर की जीत नहीं थी, नहीं, ये ऐलान था कि अब बिखरा हुआ पंजाब एक होगा। ये वो पल था जब पंजाब को आखिरकार अपना नया नेता मिल गया था। लाहौर की जीत तो बस शुरुआत थी। यहां से रणजीत सिंह ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। ये कहानी है बिखरे हुए मोतियों को एक धागे में पिरोकर एक खूबसूरत हार बनाने की। और उनका विजय रथ रुका नहीं, बस चलता गया। 1805 में सिखों के सबसे पाक शहर अमृतसर को अपने साम्राज्य में मिलाया। फिर 1813 में अफगानों से अटक का वो मजबूत किला छीन लिया। 1818 में मुल्तान को फतेह किया। फिर 1819 में कश्मीर की वादियों में सिख झंडा लहराया। और 1823 तक तो साम्राज्य की सरहदें पेशावर तक पहुंच गईं। एक के बाद एक जीत, एक विशाल और ताकतवर साम्राज्य खड़ा हो चुका था। अब सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? आखिर क्या राज था इन जीतों के पीछे? राज था उनकी फौज। रणजीत सिंह ये बात अच्छी तरह समझते थे कि जंगें सिर्फ बहादुरी से नहीं, आधुनिक तरीकों से जीती जाती हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यूरोप से जनरल बुलाए, जैसे फ्रांस से अलार्ड और इटली से वेंचुरा, अपनी सेना को ट्रेन करने के लिए।
और हरी सिंह नलवा जैसे जांबाज कमांडर के साथ मिलकर उन्होंने खड़ी की फौज खास, एक ऐसी जबरदस्त फोर्स जिसे उस जमाने में ब्रिटिश आर्मी के बाद पूरे एशिया में दूसरे नंबर पर गिना जाता था। लेकिन एक महान राजा सिर्फ अपनी तलवार से नहीं जाना जाता। रणजीत सिंह की असली ताकत उनकी तलवार में नहीं, उनकी सोच में थी। वो कहते थे, ईश्वर ने मुझे एक आंख इसलिए दी ताकि मैं सभी धर्मों को एक नज़र से देख सकूं। और ये सिर्फ कहने भी बात नहीं थी, ये उनके राज का असली उसूल था। एक ऐसा राजा जिसके लिए इंसाफ धर्म से कहीं ऊपर था। और इस बात का सबूत उनके दरबार में साफ दिखता है। सोचकर देखिए, एक सिख महाराजा और उनकी सबसे ज्यादा प्रजा मुसलमान, उनके सबसे खास मंत्री विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन एक मुसलमान थे, उनके वित्त मंत्री दीवान भवानी दास और सबसे बड़े सेनापति दीवान मोहकम चंद हिंदू थे। मतलब ये कि उनके राज में काबिलियत देखी जाती थी, धर्म नहीं। उस जमाने में यह अपने आप में क्रांति थी, एक बहुत बड़ी बात थी। तो एक राजा क्या पीछे छोड़कर जाता है? सिर्फ जीते हुए इलाके? नहीं, वो अपनी विरासत छोड़ के जाता है। और रणजीत सिंह ने पंजाब को एक ऐसी ही विरासत दी। देखिए, रणजीत सिंह सिर्फ एक बहादुर योद्धा नहीं थे, वो एक बहुत शातिर डिप्लोमैट भी थे। वो जानते थे कि उस वक्त भारत में एक नई ताकत तेजी से उभर रही थी, अंग्रेज। तो उन्होंने तलवार नहीं, दिमाग चलाया। 1809 में उन्होंने अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि की। सतलुज नदी को बॉर्डर मान लिया गया। ये एक इतना बड़ा कूटनीतिक कदम था कि इसने उनके साम्राज्य को कई दशकों तक एक बहुत बड़े खतरे से बचाए रखा। तो रणजीत सिंह ने पंजाब को क्या दिया? इसको समझने के लिए बस ये देखिए कि उनके आने से पहले पंजाब क्या था और उनके राज में क्या बन गया। जहां पहले अव्यवस्था थी, वहां उन्होंने एकता कायम की। जहां विदेशी हमले होते थे, वहां अब अपनी हुकूमत थी। जहां डर था, वहां खुशहाली थी। अराजकता की जगह अब कानून का राज था। पूरे 40 साल 1799 से लेकर 1839 में अपनी आखिरी सांस तक महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब पर राज किया। और इन 40 सालों में उन्होंने एक ऐसा गढ़ बना दिया, एक ऐसा साम्राज्य जो सिर्फ ताकतवर ही नहीं था, बल्कि अपने लोगों के लिए अमन और चैन भी लाया। तो रणजीत सिंह की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर किसी इंसान की असली विरासत होती क्या है? वो जमीनें जो उसने जीती, या वो अमन जो उसने कायम किया? क्या है महानता का असली मतलब? शायद इन्हीं सवालों के जवाब में शेरे पंजाब की असली विरासत छिपी है।